हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 21 दिसंबर है और 20 दिसंबर के सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपको मेरे लेक्चर्स बहुत पसंद आने वाले हैं क्योंकि मेरे नोट्स सिंपल और बहुत ज़्यादा इजी फॉर्मेट में है और ये हैंड रिटन नोट्स है, इसलिए मेमोराइज भी जल्दी हो जाएंगे। और अगर आपको कुछ भी कमी लगती है तो कमेंट कीजिए और मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए भी कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलो सबसे पहले देखो, अभी एक न्यूज़ चल रही है, गवर्नमेंट मेक्स वियरिंग फेस मास्क मैंडेटरी अमिड कोविड सब वेरिएंट JN1 स्केयर इन नेबरिंग केरला। तो अभी एक नया वेरिएंट आया है किसका, कोविड का, JN1 स्केयर। याद रखना JN1 स्केयर, बस ये ध्यान में रखना है कि एक नया वेरिएंट अभी चला है। इससे रिलेटेड और भी न्यूज़ आती रहेगी, पढ़ेंगे, लेकिन बस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए कि केरला में उन्होंने बोला कि आप मास्क का यूज कीजिए। चलो ये टॉपिक हो गया। अब एक हाउस पैनल डाउट सेंटर्स डेटा ऑन लंपी स्किन डिसीज। तो क्या न्यूज़ में आया है टॉपिक, लंपी स्किन डिसीज। अभी देखिए ये लंपी स्किन डिसीज में ये देखिए गाय माता है हमारी, और गाय के ऊपर जो ये आपको बड़े बड़े, जैसे इसको ब्लिस्टर्स बोलते हैं, जो बड़े बड़े आपको दाग भी दिख रहे होंगे, और जो पुंसी बोलते हैं ना अपन, अपने जैसे चेहरे पे पुंसी होती है वैसे इनके बड़े बड़े जब ये ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, आपको दिख रहा होगा, तो बस इसे कोई लंपी स्किन डिसीज बोला जाता है। तो अभी इसको पढ़ते हैं अपन। इट इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद द लंपी स्किन डिसीज वायरस इन केटल, वाटर बफेलो और कॉज्ड बाय पोक्स वायरस। तो ये ऐसा इन्फेक्शन है जो कि लंपी स्किन डिसीज वायरस के कारण होता है। एक तो केटल्स में हो सकता है, बफेलो में हो सकता है, गोट में हो सकता है, मतलब जो भी ये दुधारू पशु होते हैं जिनके जो मिल्क प्रोड्यूस करने का काम करते हैं उनमें हो सकता है। और कॉज्ड बाय पोक्स वायरस, और वायरस कौन सा है, पोक्स वायरस के थ्रू ये हो जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट दैट इट्स मोर्टेलिटी रेट इज लेस देन 10%। यानी अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो इससे गायों की मृत्यु दर सिर्फ 10% से कम है। अगर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला, प्रॉपर क्योर नहीं मिली, तो उनकी डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहला केस रिपोर्ट कहाँ हुआ था, 1929 के अंदर। कहाँ पर हुआ था, जाम्बिया के अंदर पहला केस रिपोर्ट हुआ था। चलो, स्प्रेड बिटवीन एनिमल्स थ्रू द बाइट ऑफ वेक्टर सच एज मॉस्किटो एंड फ्लाइज। एक तो मॉस्किटो यानी मच्छर होते हैं, एक फ्लाइज यानी जो उड़ने वाले पक्षी होते हैं। एक तो मॉस्किटो हो गया, एक फ्लाइज होता है। उनके कारण एक एनिमल पे जैसे वो बैठा है वहाँ पर उनके ब्लिस्टर्स हो रही हैं, उनके लंपी स्किन डिसीज हो रखी है। तो जब उनके लंपी स्किन LCD हो रखी होगी, LSD लंपी स्किन डिसीज, और उसके बाद वो अगर दूसरी गाय एनिमल के ऊपर जाकर बैठते हैं या उनको काटते हैं तो उसके कारण उनको भी लंपी स्किन डिसीज होने के चांसेस है वैसा। चलो, तो मतलब ये ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, अपने मॉस्किटो के थ्रू हो सकता है, फ्लाइज के थ्रू, यानी जो मच्छर, छोटे छोटे मच्छर गायों के ऊपर बैठे रहते हैं उनके ऊपर हो सकता है। उसके बाद दूसरी चीज़ देखो, फीवर डिस्चार्ज फ्रॉम द आइज एंड नोज एंड ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन। अब इस चीज़ को समझो। एक तो होता है उनको क्या क्या हो सकता है उस केस में, आपको कैसे पता चलेगा कि लंपी स्किन डिसीज हुई है, तो उनको एक तो फीवर, बुखार हो सकता है, एक उनकी आंखों से मतलब डिस्चार्ज, मतलब उनकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, नोज एंड उसके अलावा स्किन पर बड़े बड़े जो ब्लिस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े जो पुंसिया हो जाती है, वो अगर हो रखी है तो इसका मतलब है कि उनको लंपी स्किन डिसीज हो रखी है। रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन, इनका मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है, इनका वेट कम हो जाता है, इनको अगर प्रेगनेंसी में है तो कितनी बार प्रेगनेंसी का भी लॉस हो जाता है, तो गायों के लिए भी बहुत नुकसानदायक है। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, अगर गायों की भी प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है, उनकी बच्चे की डेथ हो जाती है, तो उनकी आंखों में भी आंसू आते हैं उस दिन, तो वो फिर धीरे धीरे भूल जाती है, लेकिन उनकी भी, क्योंकि वो भी ह्यूमन है एक तरह से, उनके अंदर भी मानवता है। चलो, अब वैक्सीन क्या है, तो वैक्सीन सुनो आप। एक तो गोट पॉक्स होती है। अब वैक्सीन का नाम सुनो, वैक्सीन एक तो गोट पॉक्स वैक्सीन, एक शिप पॉक्स वायरस वैक्सीन। ये क्या होता है, गोट यानी जो गोट के ऊपर, जो गोट यानी बकरी होती है, शिप यानी भेड़ होती है, उनके ऊपर जो शिप पॉक्स या गोट पॉक्स वैक्सीन लगती है, वो अपन इसको किसके अंदर यूज कर सकते हैं, इसको लंपी स्किन जो हमारी डिसीज होती है उसके अंदर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो भी दुधारू पशु है और ये भी दुधारू पशु है, और ये तीनों ही बिलोंग किससे करती है, कैप्री पॉक्स वायरस जीनस। अब ये आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक तो LSD जो होता है लंपी स्किन डिसीज, एक अपने गोट के ऊपर भी, मतलब जो गोट पॉक्स वायरस होता है या सी पॉक्स वायरस होता है, तो वो तीनों किस फैमिली से रिलेटेड है, कैप्री पॉक्स वायरस जीनस से। ठीक है, अब एक चीज़ और समझो, एक लंपी प्रोवेक IND नाम से एक वैक्सीन होती है, ये लाइव वैक्सीन डेवलप्ड बाय INCAR नेशनल रिसर्च सेंटर, यानी जो ICAR का नेशनल रिसर्च सेंटर है, क्या नाम है, ICAR का जो नेशनल रिसर्च सेंटर है, उसके द्वारा एक लंपी प्रोवेक IND को डेवलप किया गया है। वो भी वैक्सीन किसके अंदर काम आती है, लंपी स्किन डिसीज में। उसके बाद नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग फॉर ट्रीटिंग LSD, और अभी तक कोई स्पेसिफिकली एंटीवायरल ड्रग को डेवलप नहीं किया गया है। अभी आपको पता है राजस्थान के अंदर पिछले साल इतने केस आए थे लंपी स्किन के कारण, बहुत गायों की डेथ हुई थी। उसके बाद केसेज रिपोर्टेड इन, एक तो इंडिया, थाईलैंड, चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम, नेपाल एंड म्यांमार। आप सोचिए, जहाँ पर दूधारू पशु यानी गाय भैंसों की संख्या ज़्यादा होगी वहीं पर ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इंडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, वियतनाम हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया। चलो, ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया, बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेतन्याहू कॉल्स मोदी टू डिस्कस मैरीटाइम थ्रेट इन रेड सी। तो नेतन्याहू जो हमारे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने मोदी जी को कॉल किया है कि अगर रेड सी में जो भी थ्रेट्स है उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले आपको मैं रेड सी की इमेज दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्या है। देखो, अभी आपको ये सऊदी अरब दिख रहा होगा, इसके ऊपर गल्फ ऑफ अकाबा दिखा है, और सिनाई पेनिनसुला दिख रहा होगा, और उसके नीचे जस्ट ये देखो रेड सी। ये देखो, मैं जूम कर देता हूँ, ये रेड सी आपको दिख रहा होगा बीचों बीच, और ये जो स्वेज कैनल है, इधर तो सिनाई पेनिनसुला है, उसके जस्ट पास में लिखा हुआ देखो गल्फ ऑफ स्वेज। तो ये जो छोटी सी पट्टी है ये गल्फ ऑफ स्वेज से मतलब है, और ये यहाँ पर इजिप्ट है, उसके जस्ट ऊपर इजराइल है, और वहाँ देखो आप गाजा पट्टी दिख रही होगी आपको, छोटी सी गाजा पट्टी ये वाली, और ये जॉर्डन हो गया,
इतना अच्छा शानदार मैप है, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर देखो गल्फ ऑफ अकाबा हो गया, वहाँ से रेड सी के अंदर एंट्री होगी और रेड सी के ऊपर सिनाई पेनिनसुला हो गया, इस साइड में इजिप्ट हो गया और ऊपर की साइड में गल्फ ऑफ अकाबा हो गया, सऊदी अरब हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई नॉर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, नॉर्थ ईस्ट में क्या है, नॉर्थ वेस्ट में क्या है, और सूडान हो गया पास में, एरिट्रिया हो गया, एथियोपिया तो उसको टच नहीं कर रहा है बट ऐसा बता रहा हूँ मैं आपको, चलो, और येमन हो गया रेड सी को टच करने वाला। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन मैंने आपको ये क्यों दिखाया, और अभी आप बोलोगे रेड सी कहाँ है, तो देखो ये अरब सागर है और येमन। अभी आपने जस्ट हमने थोड़े टाइम पहले, आज से 2 दिन पहले एक ओमान और इंडिया की रिलेशनशिप को देखा था। अरब सी के जस्ट पास में तो इंडिया है और देखो उसी के यहाँ पर ओमान टच कर रहा है, ओमान के जस्ट नीचे येमन है। अगर अपन डेली बेसिस पे ऐसे कोई भी न्यूज़ आती है और अगर हम उस न्यूज़ को अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकली श्योर बता रहा हूँ कि आपके मैपिंग 100% परफेक्ट हो जाएगी, आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं है। अब हमने ओमान देख रखा है, परसों के दिन ही देखा था इंडिया ओमान की रिलेशनशिप, उसके नीचे येमन हो गया, उसके ऊपर सऊदी अरब हो गया, उसके पास में रेड सी हो गया, इधर उसके जस्ट ऊपर कतर हो गया, यूएई हो गया जहाँ दुबई है। तो ये चीज़ें आप देख लो, अब इस चीज़ को समझो। रेड सी इनलेट ऑफ इंडियन ओशन बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया, अफ्रीका और एशिया के बीच में इंडियन ओशन जो हमारा एक साइड में तो कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, दूसरी साइड में कौन सा कॉन्टिनेंट है, एशियन कॉन्टिनेंट। तो उसके बीच में जो इंडियन ओशन है उसका एक छोटा सा हिस्सा जो कि निकल रहा है उसको बोला जाता है रेड सी बोला जाता है। वन ऑफ द मोस्ट सेलाइन बॉडीज ऑफ वाटर इन वर्ल्ड के अंदर जो सबसे खारे पानी की जो बॉडीज होती है सेलाइन बॉडीज, उसके अंदर एक रेड सी का नाम भी आता है। बॉर्डरिंग कंट्रीज क्या है तो मैंने अभी जस्ट दिखाया था, कौन सी, एक तो इजिप्ट था, चलो, सऊदी अरब मैंने आपको दिखाया था, येमन दिखाया था, सूडान दिखाया था, एरिट्रिया दिखाया था, डिजबुटी दिखाया था। ये देखो ये रेड सी है, सूडान हो गया, सऊदी अरब हो गया, इजिप्ट हो गया, येमन हो गया, एरिट्रिया हो गया और मतलब ये डिजबुटी हो गया। और मैंने आपको बोला था इथियोपिया उसके टच नहीं करता है और उसके ऊपर एरिट्रिया तो टच कर रहा है और डिजबुटी भी टच कर रहा है। तो बस ये चीज़ें हमने एकदम परफेक्ट पढ़ ली है। कनेक्टेड टू द इंडियन ओशन थ्रू बाबेल मंडेब स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ एडन, और ये इंडियन ओशन के से कैसे कनेक्ट है तो ये थ्रू क्या नाम है, एक तो बाबेल मंडेब, याद रखना बाबेल मंडेब स्ट्रेट है एक, और द गल्फ ऑफ एडन। अब ये चीज़ भी देख लो आप, ये देखो ये आपको दिख रही है बाबेल मंडेन, डिजबुटी के जस्ट ऊपर लिखा हुआ है बाबेल मंडेन, ये छोटा सा इसको बाबेल मंडेन बोला जाता है, और गल्फ ऑफ एडन आपको आगे दिख रहा होगा। तो ये जो हमारा 1 सेकंड है ना, ये इंडियन ओशन से किसके थ्रू कनेक्ट है, बाबेल मंडेब स्ट्रेट के थ्रू और गल्फ ऑफ एडन के थ्रू। उसके बाद नॉर्थ सिनाई, नॉर्थ के अंदर क्या है तो नॉर्थ में सिनाई पेनिनसुला है, गल्फ ऑफ अकाबा है और गल्फ ऑफ स्वेज है। ये तीनों चीज़ें हमने देख ली। तो रेड सी को बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है। अब नेक्स्ट देखो, साथ के साथ बाबेल मंडेब स्ट्रेट भी देख लो, स्ट्रेट बिटवीन अरेबिया, नॉर्थ ईस्ट में तो अरेबिया है जो अरेबियन सी है, ठीक है, और इसके अंदर इस साइड में साउथ वेस्ट में, अब देखना साउथ वेस्ट कहाँ है तो साउथ और वेस्ट के अंदर क्या है, अफ्रीका। दैट कनेक्ट द रेड सी, जो कनेक्ट करता है रेड सी, नॉर्थ वेस्ट के अंदर तो रेड सी है विद द गल्फ ऑफ एडन एंड इंडियन ओशन साउथ ईस्ट। इंडियन ओशन साउथ ईस्ट में देखो, मैं इसको समझा देता हूँ आपको, ये देखो ये है 1 सेकंड, ये तो हो गया नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ के अंदर इस साइड में जाओगे तो वहाँ पर क्या है, अरेबियन सी, और इधर आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भी आ गया साथ के साथ में, ठीक है, क्योंकि ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आ गया है। और उसके बाद उसके जस्ट नीचे की साइड में इंडियन ओशन है, साउथ ईस्ट के अंदर इंडियन ओशन आ गया, और उसके जस्ट ऊपर में नॉर्थ वेस्ट में रेड सी हो गया। तो ये सब चीज़ें इन्होंने प्रॉपर मैंने दे रखी है। देखो नॉर्थ वेस्ट के अंदर तो नॉर्थ वेस्ट में तो रेड सी आ गया और गल्फ ऑफ एडन आ गया। उसके बाद इंडियन ओशन हो गया साउथ ईस्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर हो गया अरेबिया और साउथ वेस्ट के अंदर हो गया अफ्रीका। वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट फॉर ग्लोबल सी बोर्न कमोडिटी शिपमेंट। इस चीज़ को समझो। अभी क्या होता है कि जो हमारा क्रूड ऑयल आता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, स्वेज कैनल के थ्रू हम उसका यूज़ करके आते हैं। तो अभी अगर स्वेज कैनल से हमारा मोस्टली ट्रांजेक्शन हो रहा है तो स्वेज कैनल से रेड सी आएगा, और रेड सी के बाद जो हमारा ये बेबल मंडेन स्ट्रेट है उसके थ्रू ऑब्वियस रास्ता तो वही है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इंडिया के लिए ये बहुत काम का, मतलब एक तरह से ये स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए बहुत बड़ी अच्छी लोकेशन है। चलो, क्रूड ऑयल एंड फ्यूल ये भी देख लिया। अब एक चीज़ और समझो, नो जॉब कोटा फॉर पीपल विद ब्लड डिसऑर्डर्स, यानी ऐसे व्यक्ति जिनकी ब्लड डिसऑर्डर है, जिनको सिकल सेल डिसीज हो रखी है, जिनके मतलब जिनको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको कोई भी जॉब में कोटा नहीं दे रखा है। डिसेबल, अगर ऑब्वियसली फिजिकली कोई व्यक्ति डिसेबल है, जिसका मतलब उसके उंगली में नुकसान है, हाथ कटा हुआ है, पैर कटा हुआ है, पैर नहीं है, किसी तरह की जो अपंगता होती है, अगर उस व्यक्ति को है तो उस केस में तो क्या होगा, उनको कोटा मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी को सिकल सेल डिसीज हो रखी है, ब्लड डिसऑर्डर हो रहा है, तो उसके लिए कोई जॉब कोटा नहीं है। तो ऐसा आर्टिकल में आया है। तो अभी हमको समझना है कि देखो न्यूज़ क्या काम की है। अब हमको समझना है पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो 1.3 बिलियन पीपल लिव विद सम फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी। 1.3 बिलियन पीपल रह रहे हैं अभी जिसके अंदर डिसेबिलिटी है, और उसके अंदर से वर्ल्ड वाइड तो हमने ये डेटा बता दिया, उसमें से 80% कहाँ रहते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है, और 70% कहाँ रहते हैं, रूरल एरिया में। डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी रूरल एरियाज होते हैं, तो वहाँ पर रहते हैं। हमें क्या देखना है, डिसेबिलिटी की डेफिनेशन को देखना है। डिसेबिलिटी की डेफिनेशन होती है अकॉर्डिंग टू राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ए पर्सन विद डिसेबिलिटी इज समवन हु हैज लॉन्ग टर्म इंपेयरमेंट दैट अफेक्ट देयर फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी एबिलिटी। यानी अगर एक व्यक्ति के अंदर लॉन्ग टर्म इंपेयरमेंट है, यानी उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण उसको सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, या तो फिजिकली या मेंटली या इंटेलेक्चुअल बेसिस पे या सेंसरी एबिलिटी को उससे कुछ भी अफेक्ट होती है, तो उस केस में क्या उसको क्या बोला जाएगा, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी बोला जाएगा। चलो ठीक है, उसमें किसी भी टाइप की एबिलिटी हो सकती है, या तो फिजिकली या इंटेलेक्चुअल बेसिस पे या मेंटल बेसिस पे, तो वो उसको क्या बोला जाएगा, विकलांग बोला जाएगा।
ठीक है। इसके अंदर 4 मेन कैटेगरीज है। एक तो बिहेवियर और इमोशनल, अगर व्यक्ति सेंसरी जो यानी इमोशनल रूप से डिसऑर्डर्स है, फिजिकल डिसऑर्डर है यानी हाथ पैर किसी अंग की कमी है, या डेवलपमेंटल यानी उसके डेवलपमेंटल यानी कोई व्यक्ति का जो उम्र के साथ में विकास नहीं हो रहा है। एक बच्चा एज में तो लंबाई तो बढ़ गई है लेकिन मेंटली उसका विकास नहीं हुआ, डेवलप नहीं हुआ है, तो उसको भी क्या बोला जाएगा, डेवलपमेंटल कैटेगरी में। ये चीज़ देख लो। स्टेटस ऑफ डिसेबिलिटी इन इंडिया, एज पर वर्ल्ड बैंक 5 से 8% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैव डिसेबिलिटी, यानी वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडियन पॉपुलेशन के अंदर 5 से 8% ऑफ जो इंडियन पॉपुलेशन है उसके अंदर डिसेबिलिटी है। डिसेबल पर्सन्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है उनको समझो। एक तो उनके अंदर उनको ये पता नहीं होता है, सबसे बड़ी दिक्कत है कि रूरल एरिया में अगर कोई डिसेबल पर्सन रहते हैं तो उनको गवर्नमेंट स्कीम के बारे में भी नॉलेज नहीं होता है, तो उसको बोला जाता है लिमिटेड अवेयरनेस, नॉट अवेयर अबाउट गवर्नमेंट स्कीम। उसके बाद लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेसिबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अगर आप कहीं पर रेलवे स्टेशन चले जाओ, आजकल तो सब जगह वैसे लिफ्ट लगने लग गई है, लेकिन बहुत सारे रेलवे स्टेशन ऐसे होते हैं जहां पर डिसेबल पर्सन ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। उनको अगर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है तो वो भी अपने आप में इश्यू है। तो लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेसिबिलिटी, आप छोटे छोटे स्टेशन पे जाओगे तो उनके पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि यार वो कैसे जाएंगे, अगर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ जाती है तो कैसे जाएंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और एक्सेसिबिलिटी की कमी है। लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के अंदर लिमिटेड एक्सेस है कि उनको प्रॉपर्ली एजुकेशन नहीं मिल पाती है, जो समाज वाले हैं सोसाइटी उनके साथ में एक डिफरेंस गैप बना के रखती है, और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी उनके पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं। या तो गवर्नमेंट को ऐसा कुछ रूल बनाना चाहिए कि हर एक डिपार्टमेंट में या हर एक ऑफिस में एक व्यक्ति जो भी इमोशनली मतलब फिजिकली जो भी जिसके बॉडी में इश्यू हो उसको एक चांस मिलना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। उसके बाद परसेप्शन एंड स्टिग्मा, इस चीज़ को समझो। परसेप्शन क्या होता है, लोगों का अपने आप का नजरिया, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उनका खुद का परसेप्शन भी उनके लिए चेंज हो जाता है, और उसको चेंज करने वाली कौन होती है, सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी उसको अपने से अलग रखती है, बिल्कुल एक साइड में रखते हैं, तो उस केस में क्या होता है, परसेप्शन वाइज भी इशू आ जाता है, उनको खुद को वो इंफीरियर फील करने लग जाते हैं। लेक ऑफ लीगल एंड पॉलिसी सपोर्ट, इंडिया हैज रेटिफाइड द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन 2007। तो लेक ऑफ लीगल एंड पॉलिसी सपोर्ट, इंडिया ने रेटिफाई किया द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन 2007। तो अभी एक चीज़ को समझ लो, इंडिया ने रेटिफाई किया है किसको, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इन 2007। मैंने इसको आपको 2-3 बार बोल चुका हूँ, क्योंकि ये कन्वेंशन याद रखनी है। एक यूएन कन्वेंशन बनी हुई है किस पर, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये 2007 में बनी, मतलब ये तो पहले वाली कन्वेंशन है, लेकिन इसको इंडिया ने रेटिफाई कब किया, 2007 के अंदर। और इस कन्वेंशन के थ्रू उसके बाद 2016 के अंदर हमारी सरकार ने राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो 2016 है उसको मतलब बनाया था। क्यों बनाया था, क्योंकि उसका रीजन यही था कि हमारे यहाँ पर भी ग्लोबल लेवल पर डिसेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए ऐसा एक्ट होना चाहिए जो कि डिसेबिलिटी से डील करता हो, उन लोगों के लिए कुछ मतलब जो हमारे जो विकलांग पर्सन है, जो विकलांग भाई लोग हैं, उनके लिए कुछ मदद करे, उनके लिए हेल्पिंग नेचर हो, और ऐसा गवर्नमेंट उनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे ताकि उनको इन्फीरियर फील ना हो। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। चलो ये टॉपिक भी देख लिया आपने, मेरे हिसाब से आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो एक बार इस एक्ट का नाम वापस पढ़ ले तो थोड़ा याद रहेगा, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। चलो ये एक्ट कब आया था, 2016 के अंदर, ये टॉपिक हो गया। अब एक लास्ट एडिटोरियल आया है, ये बहुत अच्छा एडिटोरियल है, बट ये क्या होता है, द हिंदू के अंदर एक प्रीमियम सेक्शन आता है, उसी के अंदर का है। तो आपको नॉर्मल द हिंदू, जो अगर किसी के पास नॉर्मल द हिंदू है तो उसके अंदर नहीं दिखेगा आपको। तो अभी समझो इस चीज़ को, ग्रास रूट डेमोक्रेसी एज ए बुलवर्क अगेंस्ट मोइस्ट, यानी जो माओवाद है, जिसको हम बोलते हैं माओवादी नक्सलवादी, इसके ऊपर एक एडिटोरियल आया है। तो इसको क्या बोला जाएगा, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड लेफ्ट विंग टेररिज्म और रेडिकल लेफ्ट विंग मूवमेंट। क्या बोला जाता है, रेडिकल लेफ्ट विंग मूवमेंट भी इसको बोला जाता है। दीज आर पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल ग्रुप, यानी एक तो ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल ग्रुप है जो एडवोकेट करते हैं फॉर सोसाइटल एंड पॉलिटिकल चेंज थ्रू रिवोल्यूशनरी मीन्स, यानी जो रिवोल्यूशनरी जो तरीके होते हैं उसके थ्रू पॉलिटिकल चेंज एंड सोसाइटल जो चेंज होते हैं उसके अंदर उस टाइप की जो आइडियोलॉजी को क्रिएट करने का काम करते हैं। जैसे क्या होते हैं, माओवादी और नक्सलवादी के अंदर क्या इनका एक अलग ही अप्रोच होती है, ये चाहते हैं कि हमारी खुद की सरकार हो, हम अपना रूलिंग खुद करें। वैसा कुछ करके वो क्या करते हैं, लोगों के माइंड सेट को चेंज करते हैं, उनके अंदर रिवोल्यूशनरी यानी जो ये क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। वो बोलते हैं कि हमको लड़ झगड़ के हासिल करनी है सरकार, ऐसा। और वो एक्चुअली एजुकेशन की कमी होती है, एम्प्लॉयमेंट की कमी होती है, तो ये जो पॉवर्टी होती है इस कारण वो लोग ट्रैप में आ जाते हैं और वो भी ऐसा करने लग जाते हैं। मैं टारगेट वो उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं एक तरह से। मैं टारगेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, उनका उद्देश्य होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को टारगेट करो। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, जो लॉ को मतलब पालना करवा रही है, उन एजेंसी को टारगेट करते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी को टारगेट करते हैं ताकि उनके एजेंडा को और आगे फैलाया जा सके। और एक बार गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर दिया तो उससे उनको ये लगता है कि हमने जीत हासिल कर ली है, और उससे वो और भी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। LWE मूवमेंट ओरिजिनेट इन इंडिया इन 1967। जो LWE लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मूवमेंट वो ओरिजिनेट हुआ है इंडिया के अंदर 1967 में। किसके कारण, जो नक्सलबारी वेस्ट बंगाल है, इसी के बाद नक्सलवाद नाम पड़ा है। नक्सलबारी वेस्ट बंगाल में एक नक्सलबारी नाम के प्लेस है, वहाँ पर 1967 के अंदर ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है वो वहाँ से स्टार्ट हुआ है। क्योंकि धीरे धीरे लोगों का जो माइंडसेट चेंज हो जाता है, क्योंकि सरकार के द्वारा कुछ वर्किंग नहीं की जाती है, या उन एरिया से जैसे कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको उनके प्लेस से निकाल देंगे। अब उनके पास ऑप्शन कुछ नहीं है, और जब ऐसे आइडियोलॉजी के लोग जिस टाइम वो इमोशनल होते हैं उनके पास जाके उनको बोलते हैं कि हमें सरकार के खिलाफ काम करना है क्योंकि सरकार तो आपकी सोच ही नहीं रही है, ऐसा कुछ बोल के उनके माइंडसेट को डिस्टर्ब कर देते हैं, और तभी ये सारे इश्यू आ जाते हैं।
90 डिस्ट्रिक्ट इन 10 स्टेट, यानी हमारे इंडिया के अंदर 10 स्टेट में 90 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट से अफेक्ट है। ठीक है, कौन कौन से स्टेट है? आंध्र प्रदेश, याद रखना है, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। वापस बता रहा हूँ, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, केरला हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ओडिशा हो गया, तेलंगाना हो गया और वेस्ट बंगाल हो गया। ये सारे स्टेट्स है। अभी ये स्टेट्स के नाम तो आपने देख लिए, लेकिन ऐसे कौन कौन से स्टेट है जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है? एक तो है छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और बिहार। ये 4 प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर वो सबसे ज़्यादा मतलब ये अफेक्टेड एरिया किससे? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से, क्योंकि वहाँ एक्चुअली विकास नहीं होता है। जैसे अभी आपको पता होगा बिहार की गवर्नमेंट है, वहाँ बिहार में अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मैंने कल ही पढ़ाया था यूपी के अंदर कितना विकास हो गया है। जो स्टेट 6-7वें नंबर पर था वो अभी दूसरे नंबर पर पहुँच गया है 5 साल के अंदर। मतलब इसका मतलब है कि वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट 52% पहुँच गया है, जो अपने इंडिया के अंदर किसी स्टेट में नहीं है। तो वो भी 5 सालों में, पिछले 5 सालों का जो रिजल्ट है। तो अब आप सोचिए कि पिछले 7-8 सालों के अंदर इतना अगर विकास हो चुका है, और बिहार उसका बिल्कुल नेबरिंग स्टेट है, फिर भी वहाँ विकास नहीं हुआ है। तो अगर वहाँ खुद जो नॉर्मल पब्लिक का विकास नहीं हो रहा है, तो जो ट्राइबल पर्सन है जो कि बिल्कुल पुअर एरिया के अंदर रह रहे हैं, उनका विकास कैसे होगा? तो अभी ये चीज़ याद रखनी है। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार। रीजन्स बिहाइंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट के पीछे रीजन्स क्या होते हैं? तो आप इस चीज़ को समझ लो, बहुत सिंपल है। एक तो होता है इनइक्विटेबल डेवलपमेंट, जैसे नॉर्मल पर्सन जो नॉर्मल एरिया में रह रहे हैं उनका तो विकास हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो ट्राइबल पर्सन है जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं उनको ना तो एजुकेशन की सुविधा मिलती है, वो पॉवर्टी को फेस कर रहे होते हैं, माल न्यूट्रिशन को फेस करते हैं, उनके बच्चे भूख से मर रहे हैं, और उसके अलावा उनकी लैंड के अंदर उनको उनकी लैंड से हटा दिया जाता है। तो ये अपने आप में इशू है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आर लिस्ट डेवलप्ड एरिया, और जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले जो एरियाज हैं वो लिस्ट डेवलप्ड एरियाज होते हैं। और फिर उस माइंड सेट में अगर कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाले जो इस टाइप के माओवादी लोग होते हैं या नक्सलवादी लोग होते हैं, वो उनको अगर थोड़ा भी डिस्टर्ब करेंगे तो ऑब्वियसली वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसके बाद गवर्नेंस की डेफिसिट, वहाँ पे इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, प्रॉपर वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये सारी चीज़ें अगर प्रॉपर फैसिलिटी हो और सारी चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो लोगों को अपनी आइडियोलॉजी चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन वहाँ फैसिलिटी की कमी है, लैक ऑफ सर्विस डिलीवरी, उनको प्रॉपर, जैसे कि आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसा मिल रहा है 2-2 हज़ार रुपये, ठीक है, 6,000 रुपये साल के मिलते हैं। अगर उन लोगों को भी मिलेंगे तो वो भी उसका यूज कर पाएंगे, लेकिन अगर उनको पैसा मिल ही नहीं रहा है, उनके पास गवर्नमेंट स्कीम की रीच ही नहीं है, उनके पास प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं है कि कैसे फॉर्म भरना है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। आइडियोलॉजिकल अपील समझो साथ के साथ। आइडियोलॉजिकल अपील यानी फोकस ऑन एक्सप्लॉइटेड एरिया। जो आइडियोलॉजी वाले, ऐसे आइडियोलॉजी वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जो एक्सप्लॉइटेड एरिया जहाँ पर शोषण हो रहा है, भले ही सरकार के द्वारा हो या अगर गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट की कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा काम करते हैं, जो एक्सप्लॉइट करने का काम करते हैं। तो उन एरिया के जो एक्सप्लॉइटेड लोग हैं उन पर फोकस कौन करता है? ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले नजर रखते हैं कि इस आदमी पर इसको एक्सप्लॉइट कर दिया गया है, अब इसकी आइडियोलॉजी को चेंज करो, तो उनका फोकस ही एक्सप्लॉइटेड एरिया पर ज़्यादा होता है। इंस्पिरेशन फ्रॉम द टीचिंग ऑफ माओ जेडोंग। एक याद रखना, एक नाम है माओ जेडोंग, कहाँ का है? चाइनीज कम्युनिस्ट लीडर है। उन्होंने इस टाइप की ये जो सरकार से लड़ने की जो पॉलिसी है वो स्टार्ट की है। उनका नाम है माओ जेडोंग, चाइनीज कम्युनिस्ट लीडर है, और उनकी टीचिंग से इंस्पायर होकर ये इस टाइप के ग्रुप डेवलप हुए हैं, और वो अब इंडिया में लोगों को परेशान कर रहे हैं, हमारी सरकार को परेशान करने में लगे हुए हैं। अब साथ के साथ स्टेप्स को समझो, और क्या स्टेप्स है गवर्नमेंट की? तो सबसे एक तो सिक्योरिटी मेजर्स, गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए हैं? तो पहला सिक्योरिटी मेजर्स, उसके अंदर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी जो CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की स्थापना की गई है। उसमें CRPF हो गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो गया, तिब्बतन पुलिस फोर्स हो गया, आसामीज पुलिस फोर्स हो गया, और ऐसे जो भी हमारे बॉर्डर एरिया जो फोर्सेज होती हैं, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सब चीज़ें आ गई उसके अंदर। स्ट्रेंथनिंग स्टेट पुलिस को मजबूत करना, उसके अलावा स्पेशलाइज यूनिट को भी एस्टेब्लिश किया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है, जिसके अंदर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लॉन्च किया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ वाले एरिया के अंदर हर गांव में अगर सड़क होगी उनको परेशानी नहीं होगी, तो ऑब्वियसली वो उनको खुद को भी अच्छा लगेगा। अगर वो भी पूरे इंडिया से कनेक्ट होंगे, वो भी ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, अपने गुड्स को सेल कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे उनके अंदर भी वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या वो जो नेगेटिव माइंडसेट नहीं आएगा। प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड, जैसे वंदन विकास केंद्र को लॉन्च किया गया है और सस्टेनेबल लाइवलीहुड को प्रमोट किया गया है। उसके बाद राइट्स एंड एंटाइटलमेंट को इंश्योर करना। एक तो होता है लैंड राइट्स होता है, एक होता है फॉरेस्ट राइट्स होता है, जिसके अंदर फॉरेस्ट राइट्स एक 2006 वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है ट्रेडिशनल राइट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी ओवर फॉरेस्ट रिसोर्सेज, यानी जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर ट्राइबल कम्युनिटी के जो राइट्स होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने का काम किसका होता है? फॉरेस्ट राइट एक 2006। याद रखना है, एक तो है लैंड राइट्स, एक होता है फॉरेस्ट राइट्स। तो फॉरेस्ट राइट्स एक 2006 वो रिकॉग्नाइज करते हैं द ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज ओवर फॉरेस्ट रिसोर्सेज, और ग्राइवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को भी लॉन्च किया गया है। अब तीनों चीज़ों को मैं फिर से बता रहा हूँ। एक तो लैंड राइट्स को लॉन्च किया गया है, उनको स्पेसिफिकली लैंड राइट्स दिए गए कि आपकी लैंड आपकी है, इसके ऊपर आपको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा, और अगर आपको यहाँ से हटाया जाएगा तो आपको प्रॉपर फैसिलिटी के साथ में प्रॉपर मकान प्रोवाइड किया जाएगा। फॉरेस्ट राइट एक 2006 बोलता है कि ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी ओवर फॉरेस्ट रिसोर्स, यानी फॉरेस्ट रिसोर्स पे पहला अधिकार किनका होगा? वहाँ के फॉरेस्ट ड्वेलर्स का। उसके बाद एक ग्राइवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, यानी अगर उनको कोई भी समस्या है तो उसके लिए एक स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट लॉन्च किया गया है जो ग्राइवेंस को सोल्व करने का काम ही करता है। उसके अलावा एक समाधान डॉक्ट्राइन सबसे इंपॉर्टेंट है,
एस मतलब स्मार्ट लीडरशिप, ए मतलब एग्रेसिव स्ट्रेटजी, अब मतलब मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग उन्हीं लोगों को जो कि ट्राइबल एरिया के लोगों को उनको दी जाएगी। ए यानी एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी यानी डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड की रिजल्ट एरियाज, और एच यानी हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, ए फॉर एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, अन फॉर नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग यानी फाइनेंसिंग मतलब सॉरी अन यानी नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, यानी इसका मतलब हो गया कि जो वहाँ के लोग हैं, जो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट वाले एरिया वाले लोग हैं, उनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड ही नहीं की जाएगी इस टाइप की जो आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, ताकि कि अगर उनको फाइनेंसिंग नहीं मिलेगी तो वो जो गन हो या जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को डिस्टर्ब करने के लिए जो वेपन्स का यूज करते हैं उनको यूज नहीं कर पाएंगे। अब एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ आपको। पता है जब नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस टाइम क्या हुआ कि ये जो सारे लोग थे, इतने लोगों ने सरेंडर किया, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, वो नोट को चेंज नहीं करवा सकते क्योंकि बैंक में नहीं जा सकते। जब ये सारी चीज़ें हुई तो उसके बाद बहुत लोगों ने सरेंडर कर दिया, वो क्योंकि परेशान हो गए थे। तो अल्टीमेटली उनके पास फाइनेंसिंग होगी तभी वो काम कर सकते हैं। तो याद रखना, एक समाधान इनिशिएटिव, समाधान डॉक्ट्राइन लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर एग्रेसिव स्ट्रेटजी भी लाई जाएगी, स्मार्ट लीडरशिप को लाया जाएगा इनसे डील करने के लिए। मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग दी जाएगी इन लोगों को जिनकी आइडियोलॉजी चेंज हो गई है, उनको वापस से ट्रेन करके वापस अपने एनवायरमेंट में लाया जाएगा। एक्शनेबल इंटेलिजेंस पर फोकस किया जाएगा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी उनका विकास किया जाएगा ताकि वो लोग हमारी साइड में आए। हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा कि प्रॉपर टेक्नोलॉजी उनको प्रोवाइड की जाएगी जिसके कारण वो एजुकेट होंगे और वो हमारे जो पूरा इंडिया है उससे जुड़ सके, एक तरह से अनकनेक्टेड ना रह जाए। और उनके लिए हर व्यक्ति के लिए, हर गांव के लिए एक अलग से एक्शन प्लान को लॉन्च किया जाएगा। एक स्मार्ट पुलिस को लॉन्च किया गया है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स टैक्टिक्स को लॉन्च किया गया है। याद रखना स्मार्ट पुलिस की डेफिनेशन क्या है, एस यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स टैक्टिक्स को लॉन्च किया गया है। ये एप्लीकेशन ऑफ डेटा ड्राइवन अप्रोच बाय पुलिस, इसके अंदर क्या होता है, डेटा ड्राइवन अप्रोच को डेटा ड्राइवन अप्रोच को अप्लाई किया जाता है बाय पुलिस के द्वारा। अगर उनके पास कोई रियल टाइम डेटा है तो उसका यूटिलाइजेशन करके उन लोगों का विकास करेंगे। अब साथ के साथ इंपैक्ट भी देख लो। इंपैक्ट क्या है, तो 75% रिडक्शन इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फ्रॉम 2013 से 2022, यानी जो 2013 से 2022 का जो पीरियड है उसके अंदर जो ये इस टाइप के जो इंसिडेंट होते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले, उसमें 75% रिडक्शन हुआ है। मतलब हमारी जब मोदी गवर्नमेंट आई उसके बाद ये चीज़ें हुई है। सिक्योरिटी फोर्स कैजुअलिटी रिड्यूस बाई 33%, और पहले जो सीआरपीएफ पर इन पर जो हमले होते थे 66% होते थे, अब उससे घट के वो 33 पर आ चुके हैं। तो 33% का जो रिडक्शन है वो भी कम नहीं होता है। लेकिन आप सोचिए बचा हुआ 33% भी है, इसका मतलब है कि अभी भी कहीं ना कहीं कमी है। अगर हमारी पॉलिसी प्रॉपर इंप्लीमेंट होगी, सारी चीज़ें प्रॉपर्ली रेगुलेटेड होगी, तो शायद इस टाइप के जो इवेंट्स है वो भी नहीं होंगे। अब सोल्यूशंस क्या है, तो एक तो पैसा एक्ट को इंप्लीमेंट करो। पैसा का हो गया पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। ये क्या करेगा, ग्राम सभा को एम्पावर करेगा, वहाँ के लोकल लोगों को एम्पावर करेगा कि वो लोकल एरिया के अंदर विकास करे, उनके पास ही डिसीजन मेकिंग पावर होगी। अगर ऐसा पॉसिबिलिटी हो जाती है तो जो ये बची हुई 33% घटनाएं भी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन उनको एक्चुअली एजुकेशन चाहिए, उनको वो पॉवर्टी से रिड्यूस हो जाए, उनके बच्चे भूखे नहीं मरे। अगर ये सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी तो उन लोगों को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन, इस चीज़ को समझना, उनको एम्पावर किया जाए, उनको प्रॉपर्ली उनका रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। हमारी इंडियन जो प्लेसेज है इंडिया के अंदर उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। वहाँ के लोगों को भी, हमारी जो आईएएस वाली कम्युनिटी है, आईआरएस कम्युनिटी है, आईपीएस कम्युनिटी है, या जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है, उनका भी उसमें एक तरह से अच्छा रोल होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तभी जाके उनके बच्चे भी विकास कर सकते हैं। एक डेवलपमेंट प्रोग्राम को हमको लॉन्च करना होगा गवर्नमेंट को, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा, रोड्स का विकास करना होगा, उनके वहाँ स्कूल्स प्रोवाइड करनी होगी, एजुकेशन हब प्रोवाइड करने होंगे, हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी। ये सभी चीज़ें होगी तो वो उनकी आइडियोलॉजी चेंज होने का चांस कम हो जाएगा। काउंटर मोइस्ट प्रोपेगेंडा, यानी हमको एक जो माओवादी जो ये प्रोपेगेंडा लोगों ने रिलीज कर रखा है, उन लोगों ने उनके काउंटर में भी हमको अप्रोच लगानी होगी ताकि हम उन लोगों को उस आइडियोलॉजी से बचा सके कि ऐसे लोग आपको इस तरह से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अभी आपने केरला स्टोरी मूवी देखी होगी, उसमें भी ऐसा कुछ हुआ था। तो इस टाइप की जो अप्रोच है उसको हमें खत्म करने की जरूरत है। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन, अब इस चीज़ को समझो। ह्यूमन राइट्स जो प्रोटेक्शन होगा उसको भी हमें देखना होगा। अब आप समझिए कि ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के अंदर क्या होता है, उनके राइट्स को ध्यान में रखना है। अगर उनके राइट्स में कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर भी छेड़छाड़ करता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरफ की अगर हम वे अहीड लेकर आते हैं, सॉल्यूशन लाते हैं, तो आने वाले फ्यूचर में जो इस टाइप की प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, हमको फ्यूचर की प्लानिंग अभी से करनी होगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी, आज की प्लानिंग नहीं, आज से आने वाले फ्यूचर की प्लानिंग करनी होगी कि ऐसा करेंगे तो इन एरिया का और ज़्यादा विकास होगा, इस एरिया के अंदर और ज़्यादा समझदारी आएगी। तो इस तरह लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी होगी। तो हमने ये सारे टॉपिक बहुत शानदार तरीके से पढ़े हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के सॉल्यूशंस पूरा एडिटोरियल बहुत ही शानदार तरीके से समझा है, आगे से पढ़ा है। उसके अलावा क्या टॉपिक देखे हमने, डिसेबिलिटी को देख लिया है, एंड लंपी स्किन डिसीज़ को देख लिया है, रेड सी को देख लिया है, और एक टॉपिक था बबल मंडन स्ट्रेट को देख लिया है। मैंने आपको मैप भी साथ में इस बार दिया है। मैंने आपको बोला था कि मैं धीरे धीरे चीज़ों को और ऐड कर रहा हूँ जिससे चीज़ें और आपके लिए सिंपलाइज और अच्छे फॉर्मेट में हो जाए ताकि आपको अच्छा लगे। और साथ के साथ आर्टिकल की कटिंग भी डाल देता हूँ, उससे क्या होगा आपको आइडिया लग जाएगा कि ये न्यूज़ यहाँ आई है। अगर ये सब चीज़ें होगी तो धीरे धीरे आपकी समझदारी और बढ़ जाएगी, और मुझे ट्रस्ट है कि एक दिन आप जो भी गवर्नमेंट एग्जाम फाइट कर रहे हो उसमें 100% क्लियर होंगे। ये मेरी आपसे आशा है और मेरा पूरा विश्वास है कि एक दिन आप उसमें सफलता हासिल करोगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।